मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अमितोज। आज है 26 मार्च 2021। आज हम बात करेंगे कमर्शियल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में आईपीसी सेक्शंस कौन कौन से लगते हैं। ये हम बात कर रहे हैं जो कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड ने फ्रॉड किया है और उसका डिफ़ॉल्ट और एक्सपल्शन हुआ है। उसके रहते लोगों पे जो इम्पैक्ट आ रहा है और लोग तरह तरह जगह जगह पर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट फॉलो अप कर रहे हैं और उनकी नहीं सुनवाई हो रही है। इसके रहते तरह तरह के सेक्शंस हैं जो कि एक एजेंसी पे लग सकते हैं, किसी एग्जीक्यूटिव पे लग सकते हैं अगर वो आपको नॉन सीरियस ले रहा है और मिसलीड कर रहा है, जो कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए जिसकी जिम्मेवारी है। तरह तरह के सेक्शंस हैं, उन पे किन हालातों में किस एजेंसी पे कौन से सेक्शन लगेंगे उसको आज हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये वीडियो उसी पे आधारित है। ये वीडियो जन कल्याण के लिए, जो लोगों को जागरूक रखने के लिए बनाया जा रहा है। देखें आप। मैं हूँ अपने कंप्यूटर पे और ये गूगल मैंने खोल लिया है, सर्च इंजन जो इसे सर्च करते हैं लोग। तो अब मैं इस पे सर्च कर रहा हूँ कमर्शियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग, कमर्शियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफेंसेस एंड आईपीसी। ये CCIW इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग से जुड़ा हुआ है, तो ये CID का है। तो इसमें ये लिंक जो पहले ही उभर के आता है उस पर हम जाएंगे, द आईपीसी सेक्शन इन्वोक्ड इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। तो इसको देखते हैं। तो ये सब सेक्शंस हैं जो लागू होंगे और हो सकते हैं जिसमें कि कमर्शियल क्राइम हो रखा है। तो ये सेक्शन है 420 आईपीसी का चीटिंग वाला, 406 आईपीसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 408 आईपीसी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिटेड बाय क्लर्क और सर्वेंट, 409 आईपीसी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट और बैंकर और मर्चेंट और एजेंट, 466 आईपीसी फोर्जरी ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्ट और पब्लिक रजिस्टर, 467 आईपीसी, 467 आईपीसी फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी will etc, 468 IPC forged for purpose of cheating, 471 IPC using forged document as genuine, 477A IPC falsification of account, 120B IPC criminal conspiracy। इसके सिवाय भी एक है 418। तो अब हम ये देखते हैं कि ये सेक्शंस जो हैं डिफरेंट, साधारणतः डिफरेंट कमर्शियल सिनेरियोज में जो ऑफेंसेस होते हैं उनमें ये सेक्शंस लग जाते हैं। आगे देखते हैं। पर इसके साथ ये समझना बड़ा जरूरी है, ये कोई लीगल एक्सपर्ट ही बताएगा कि किन कारणों से, किन सिचुएशंस में क्या प्रैक्टिसेस रहती हैं कि जहां ये सिचुएशन बनती है और ये सेक्शंस लागू होते हैं। तो नैरो डाउन करके हम इन सब पे आ गए हैं। तो आगे और देखते हैं इसके बारे में। इसी प्रकार से जब हम गूगल पर सर्च करते हैं लीगल केस अगेंस्ट स्टॉक ब्रोकर्स, तो कुछ लिंक्स आते हैं और ये मैंने सर्च किया और अलग अलग क्लॉजेस से सर्च किया। तो जिन साइट्स पे मैं गया और जो वहाँ पे सामने आया वही चीज़ें हुई हैं जो हम करते रहे हैं इस केस में। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये कानून.com एक साइट है, उस पर जाते हैं। वहाँ पे देखा स्पेसिफिकली ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ये क्या ओपिनियन बन रहा है। लीगल एक्शन अगेंस्ट स्टॉक ब्रोकर, हाउ टू फाइल अ लीगल कंप्लेंट अगेंस्ट माय स्टॉक ब्रोकर एज आई हैव लॉस्ट ह्यूज मनी बिकॉज ऑफ देयर फॉल्टी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्रॉब्लम एट देयर एंड, इट इज ऑलरेडी बीन 2 months बट दे आर आस्किंग मोर टाइम टू रिफंड माई मनी, शुड आई कंप्लेन टू सेबी NSE ऑनलाइन ऑन माई ओन और शुड आई टेक हेल्प फ्रॉम एन एडवोकेट, प्लीज सुजेस्ट। अब अगर मुझसे पूछें, ये जो साइट पे है वो है, कई लोगों ने इसका आंसर किया है इसका, तो मैं यही कहूँगा कि आप पढ़े लिखे हैं तो खुद दूध बादाम पी लीजिए और अपने को संगठित करके रिसर्च करके जो स्टेप्स आपके एंड पे लिए जा सकते हैं वो कीजिए। अगर आप किसी तरह से थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में तंग हैं या आप अपने बातों को नहीं रख पाएंगे तो लॉयर की जरूरत पड़ती है। तो आप खुद ही अपने पे थोड़ा सा जोर ले लें और इसको फॉलो अप करें। इसमें उन्होंने क्या लिखा है, obtain in writing from the stock broker that they will refund your money. If they fail to do so, then file complaint with SEBI. Invoke the arbitration clause in your agreement with the broker. तो ये सब है। तो उसमें जो हमने जिस तरह से अपने व्यूअर्स को मैं बताता रहा हूँ कि ये जल्द से जल्द आपने अपने उनके ग्रीवियंस, ब्रोकर के ग्रीवियंस सेल में जाकर अपना डिमांड कर देना है। आई डिमांड माई सिक्योरिटी एंड कैश, ईमेल लिखकर करें
लिखित में करें। और अगर वो हफ्ते 2 हफ्ते में सही उत्तर नहीं देते हैं, उनको तो ईमेल पे तो दूसरे तीसरे दिन ही उनको उत्तर देना चाहिए, तो दूसरे तीसरे दिन ही उनसे क्लैरिफिकेशंस लें, क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और हफ्ते 2 हफ्ते के 3-4 मेल के बाद ये नहीं हो पा रहा है तो इमीडिएटली आप सेबी और पे कंप्लेंट करें, एनएससी पे कंप्लेंट करें ब्रोकर की, क्योंकि ये उनकी परिनिधि में आता है, ये उन पे फैसले, एनएससी उसकी कॉग्निसेंस लेनी चाहिए उसको, एक्सचेंज को, जिस एक्सचेंज में वो आपने वो ट्रेड किया है। तो ये भी हमारे व्यूअर्स ने पहले किया, मैं बता चुका हूं उनको। मैं खुद लीगल एडवाइजर नहीं हूं, पर मैं अपने केस के रहते मैं खुद स्टडी करता रहा हूं, तो जो उसमें सामने आ रहा है। अब दूसरे कोई वकील साहब उन्होंने बताया लीगल कोर्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द स्टॉक ब्रोकर बाय द वे ऑफ 2 लीगल मेथड्स। इफ देयर इज arbitration agreement, then initiate for arbitration through the stock exchange to which he is registered, or lodge a complaint case with consumer forum। अभी तक मैं तो कंज्यूमर फोरम में गया नहीं हूं, पर ये खुद ही से जितना हो पाया है उसमें इसी ईमेल्स को फॉलो करते हुए मेरे को ब्रोकर ने पैसे रिफंड कर दिए थे, जो मेरा कैश था उनके पास। जो स्टॉक्स थे मैंने उनको क्लोज करके अकाउंट दूसरे ब्रोकर के पास गया, वो भी ट्रांसफर कर दिया था। और कुछ सिक्योरिटीज उसने पूल में रखी हुई हैं, वहां पे मैंने एनएससी पे कंप्लेंट की थी, सेबी पे। तो एनएससी ने कुछ तो सेटलमेंट करवाई थी उसमें, और कुछ जो है वो एक शेयर है जो देना बैंक का मैंने खरीदा था, वो मर्ज हो गया था बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा में, वो पेंडिंग चल रहा है। तो अगर इतने स्टेप आप ले लेते हैं पहले ही कि आपने ब्रोकर को एंगेज कर लिया, डिमांड कर लिया उससे, आई डिमांड माई सिक्योरिटीज एंड कैश करके इमीडिएटली सेटलमेंट, तो अगर वो उसी में आप 15-20 दिन, महीने में अगर ब्रोकर सेटल कर देता तो ठीक है, पर साइड बाय साइड आप कंप्लेंट भी लगा के रखें एनएससी पे और सेबी पर भी। दिस इज अ केस ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस बाय द ब्रोकर। ये साइट है, देखिए इसमें जो है कोई केस कोट किया गया है इंडियन कानून .org में। ये सी पार्था सारथी वर्सेस बुल्स एंड बियर स्टॉक ब्रोकर्स का एक केस स्टडी है कि उनके केस में क्या हुआ था। तो ये अब मुझे पूरा इसका नॉलेज नहीं है, पर मैं ऊपरी तौर पर देखना चाहूंगा कि क्या है। ये मालिक हैं शायद कार्वी स्टॉक ब्रोकर के, सी पार्था सारथी, और उनके कुछ वकील हैं जिन्होंने ये केस लड़े हैं, उनके नाम दिए गए हैं। तो आप देखिए, दीज आर द पिटिशंस अंडर सेक्शन 482 क्रिमिनल पेनल कोड फॉर क्वैशिंग ऑफ कंप्लेंट, है ना, फाइल्ड अंडर सेक्शन 120, जो
जो सेक्शंस उन्होंने लगाए थे वो 120B, 406, 418, 420, 468, 471, 477 आईपीसी। तो ये सेक्शंस जो है कमर्शियल क्राइम में जो है ये लग रखे हैं ये सेक्शन। टाइटल्ड एज बुल्स एंड बियर्स लिमिटेड वर्सेस जो भी रहा उनका। तो ये स्टॉक ब्रोकर का एक केस है जिसमें ये धाराएं लगी हुई हैं, तो इससे आप रेफरेंस ले सकते हैं। इस प्रकार से उसकी डिटेल है और आगे तक है, इसको थोड़ा सैंपल लेकर चल सकते हैं। जब अब हम धाराओं की बात कर रहे हैं तो ये धाराएं हैं जो लगती हैं। ये स्टडी करके आप देखें कैसे होगा। तो ये एक धारा है जो है सेक्शन 418 इन द इंडियन पिनल कोड। 418 क्या कहती है? चीटिंग विद द नॉलेज दैट रॉन्गफुल लॉस मे एंस्यू टू पर्सन whose interest offender is bound to protect. Whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss to a person whose interest in the transaction of which the cheating relates, he was bound either by law or by a legal contract to protect, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. तो ये धारा लगती है जो समझ आ रहा है उस पर जिसका कार्य था कानूनी तौर पर ईदर बाय लॉ, ही वॉज बाउंड ईदर बाय लॉ और बाय लीगल कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट। लॉ जो जिसका काम था कि वो आपको बचाए और वो नहीं करता है ये, और वो जानबूझकर आपका लॉस करवाता है जानते हुए भी, तो ये धारा उस पर लगती है जो मुझे साधारण भाषा में समझ आ रहा है। मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, कानूनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, पढ़ लिख कर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो मेरे को समझ आ रहा है वो यही आ रहा है कि सेक्शन 418 इन द इंडियन पेनल कोड उस पर लगेगी जो आदमी चीटिंग विद नॉलेज दैट रॉन्गफुल लॉस में एंस्यू टू अ पर्सन, इस आदमी का घाटा होगा, हुज इंटरेस्ट जिसके हित की बात ऑफेंडर जो ऑफेंड कर रहा है इज बाउंड टू प्रोटेक्ट, जो एजेंसी या आदमी जिसका काम था हमें बचाना वो ना बचाते हुए जानते हुए भी हमारा घाटा करा रहा है। Whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss to a person whose interest in the transaction to which the cheating relates, he was bound either by law. तो वो जो एजेंसी या आदमी लॉ से बंधा हुआ था कानूनी तौर पर कि या आपसी कॉन्ट्रैक्ट था उनके बीच में, कॉन्ट्रैक्ट ना भी हो अगर कानूनी तौर पर भी बंधा हुआ था, टू प्रोटेक्ट shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, या तो 3 साल की सजा होगी उसको या उस पर फाइन लगेगा या दोनों भी हो सकते हैं। तो ये 418 इंडियन पेनल कोड की धारा लगेगी उस केस में, ऐसा समझ आ रहा है। ये एक एनएससी कोलोकेशन स्कैम पर विकिपीडिया पे आर्टिकल है। इसमें ये कार्रवाई दिखाई गई है 2015 के बाद से हुई है। अब ये जिस 2015 से बाद में हुई है इसमें मेरे कोई स्टडी इसमें है नहीं, पर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पता है कि ये टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं, पर वो एक जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होती हैं। तो ये क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, विच हंट था, क्या था, ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। HFT है एक जनरल सा पार्ट होता है, सभी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग्स हैं उनको हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग ही माना जाता है। अब जिनको ये बैकग्राउंड नहीं पता है कि OTC और HFT में क्या फर्क है, तो ये तो ढांचागत सुविधा है जहां तक मुझे समझ आता है, हो सकता है मैं गलत हूं, तो हो सकता है ये विचंट रहा हो सकता है मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा इसके बारे में। 2010 में है कोलोकेशन फैसिलिटीज बनी। अब ये किस
तरह से इसको डिफाइन किया गया है ये तो वही बेहतर जानते हैं, पर ये एक्टिविटीज़ हो रखी हैं एनएससी में, और ये डायरेक्ट मार्केट एक्सेस तो ऑनलाइन का एक नॉर्मल सा पार्ट है, पर ये एग्जैक्टली क्या हुआ है इसको स्टडी करके ही पता चल पाएगा। पर ये ऐसी चीज़ें वहाँ हुई हैं जिसके रहते एनएससी में ऑफिसर्स ने ट्रांसफर्स हुई हैं। ये एक बड़े लेवल पे हो सकता है, छोटे आम आदमी निवेशक पे ये क्यों लागू होगा, और ये अगर ऐसा हुआ है ये पॉलिटिकल विच हंट था, क्या था, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स थी, क्या था, ये कहना बड़ा मुश्किल है इसको देखकर। और इसमें जो मनी लाइफ का भी आया है, सुचेता दलाल जी का, वो लिखती रहती हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। पर ये इस तरह से है कि किसी के विम्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो इसी को फैंसी मक्खन लगाने के लिए, खुश करने के लिए, ये सब चीज़ें से देखिए परहेज करना चाहिए। ये एक बहुत बड़े ऑफिसर्स होते हैं, किसी के पास गवर्नमेंट जॉब होना एक बहुत बड़ी बात है। कोई मंत्री लग गया है तो ऐसे ही बेवजह किसी को तंग करना, और ये सब नहीं होना चाहिए। तो कंप्लेंट बन जाती है, फिर वो वही है कि जो कोड्स हैं कि प्रोटेक्ट करना था पर अंडर सर्टेन विम्स, और क्यों किया गया उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आम निवेशक को, तो उसकी भी नेग्लिजेंसी है फिर ये। पर ये केस है, आप इसको भी स्टडी कर पाएंगे। इससे अब क्या पता लगाएगा, ये जो तो जिसके पास ज़्यादा बड़ी टाइमलाइन है, जो बहुत देर से फॉलो अप कर रहा है कैसी वहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, वो एक्सपर्ट ही इस पे कोई ओपिनियन दे पाएगा। ये हमारी समझ से तो ये केस बाहर है, पर ये हो रखा है, ये ही देखा जा सकता है। मेरी समझ से बाहर है ये। मेरे को तो इतना पता है कि HFT एक रेगुलर फीचर है, DMA एक टेक्नोलॉजी के तहत करते थे हम लोग, टोक्यो में भी थे तो ये सब चलता ही था वहाँ पे। HFT ये सब ढांचागत सुविधाओं का हिस्सा है। उसके रहते क्या हुआ, क्यों हुआ, ये डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, ये सब ढांचागत है। ये तो बेहतर जानेंगे, यही जानेंगे, कानून जानेगा, कोर्ट जानेंगे और वकील जानेंगे, और ये ब्यूरोक्रेट्स जानेंगे बड़े सीनियर वाले, और पॉलिटिकल पार्टीज जानेंगी जिन्होंने ये बनाया, लेकर आए, और क्यों हुआ। ये एक आम आदमी के समझ से बाहर की चीज़ है। इस प्रकार से आज हमने जो कमर्शियल क्राइम में जो सेक्शंस इंडियन पेनल कोड के हैं वो देखे। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।